नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर एक भाई बहन का जिसका सपना है, हर एक गृहिणी का जिसका सपना है शिक्षक अध्यापक बनना, सभी का वेलकम अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 13 की। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और शिक्षा की नींव आप लोग हैं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। दोस्तों, आइए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यानी कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं इस सब्जेक्ट की या अदर सब्जेक्ट की, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग आई बटन में देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कहा जाता है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है। ऐसा स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं करता है, केवल सोचना शुरू कर देता है, वह आपकी कौन सी अवस्था होगी? संवेदना प्रणोद अवस्था होगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, पूर्व संक्रियात्मक होगी दोस्तों, या मूल संक्रियात्मक अवस्था होगी। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बता थी। पहली भैया 0 से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक अवस्था होती है। फिर होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष होती है। फिर आपकी होती है 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से आगे होती है। तो ऐसी अवस्था जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है वह आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है। यानी 7 से 11 वर्ष के आयु में बच्चा क्या है, जो भी वस्तु या घटनाएं होती उनके बारे में तार्किक रूप से सोचना जो है शुरू कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास में आपको अंतिम में यह बताना कि 30 में से आज आप लोगों का स्कोर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए, शिक्षा जगत के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, पहले ही क्वेश्चन में, कि आपके जीन पियाजे जी है, ठीक है। और पहली अवस्था 0 से 2 है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। 2 से 7 है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आपकी 7 से 11 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से औपचारिक या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन के साथ जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं, जो वयस्क भी नहीं होते हैं या वयस्क होने वाले होते हैं, ठीक है, अल्पवयस्क, अल्प यानी छोटा, यानी कि पहले कदम, जैसे हम पूर्व बाल्यावस्था कह देते हैं तो यहाँ पे पूर्व वयस्क बच्चे कह सकते हैं, ठीक है। तो अल्पवयस्क के बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वह निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेदात्मक होनी चाहिए, या उदासीन होनी चाहिए। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वे अग्र सक्रिय होनी चाहिए, अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 4th नंबर प्रश्न है, क्या दिया गया है, एक बार ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ये बताइए, जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अगर आपको अच्छे तरीके से परिभाषित करना हो तो यह कहाँ किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में? दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास को अगर हमें परिभाषित करना है, ठीक है, तो कहाँ पर कर सकते हैं? तो राइट ऑप्शन आपका बी के साथ जाएगा। सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय और कक्षा में किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाएगा? किसको किया जाएगा? पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य को, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरसता को कहा जाएगा। तो आपके नज़रिए से, आपके अंदाज से दोस्तों, आपके अनुसार किसको अनुप्रेरित शिक्षण का एक संकेत के रूप में विवेचन या विवेचित किया जाएगा? राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ठीक है, तो राइट ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा, अगर आप शिक्षक बंधु हैं, आप लोग जानते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर विद्यार्थियों में अनुप्रेरित शिक्षण का संकेत करना हो, उसका विवेचित करना यानी कि विद्यार्थियों द्वारा
प्रश्न पूछना। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है तो वो क्रिएटिविटी बहुत ही बेहतरीन लाजवाब होती है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट को दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर है। छठवां प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। जो कक्षाएं होती हैं तो शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित होती है, शिक्षण की विधियों के प्राथमिक पर होती है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होती है, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर होती है। दोस्तों ये लेवल प्राइमरी लेवल का है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का लेवल है। अगर आप अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे और ये प्रैक्टिस सेट अंतिम तक देखिए, 30 प्रश्न देख कर जाइए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। किस पर होती है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। जो क्योंकि दोस्तों हमें क्या है, प्रश्न ध्यान दिए, कक्षा में शिक्षण पूछा गया है, ठीक है। कक्षा में घर परिवार मोहल्ले या आसपास पड़ोस में नहीं पूछा गया है, कक्षा में शिक्षण। तो जो आपके कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होगी? विकास वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होगी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया संबंधित है। जो डिसलेक्सिया देखिए एक विकार से संबंधित जरूर आता है। जो बालक बालिकाएं के विकार होते हैं, मनोविकार होते हैं, उनसे एक प्रश्न जरूर आएगा। तो सभी जो भी 8 से 10 विकार हैं उनको अच्छे तरीके से स्टडी करें। तो डिसलेक्सिया सभी लोग जानते हैं पठन संबंधी विकार है। गणितीय को डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए डिसलेक्सिया के कई अंतर्निहित कारक भी हैं जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे तंत्रिका विज्ञान की वह स्थितियां हैं जो लिखित भाषा को पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, ठीक है। यानी कि जो लिखित भाषा को पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, इसलिए डिसलेक्सिया को पठन विकार माना जाता है। और श्रवण संस्कर विकार जो है, श्रवण प्रसंस्कर विकार आपका श्रवण जानकारी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली एक स्थिति है। श्रवण प्रसंस्कर विकार यह एक सुनने की विकलांगता होती है। श्रवण प्रसंस्करण जो विकार है यह किसके लिए है? श्रवण जानकारी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली एक स्थिति को श्रवण प्रसंस्करण विकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। प्रश्न यह है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जिन बालक बालिकाओं में विशेष रूप से शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, ठीक है, जो बालक विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे हैं, दूसरे समान बच्चों के साथ उनका शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, या विशेष विद्यालय में शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, या दोस्तों विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो आप भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आपका जवाब क्या होगा कि जो बच्चे विशेष रूप से जरूरतमंद होते हैं उनका शिक्षा का प्रबंध जो है क्या है, दूसरे समान बच्चों के साथ होना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा, ठीक है, क्या है, समावेशी शिक्षा का हमें अनुपालन करना है, उनके नियम को पालन करना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देख लेते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों को स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? तो राइट ऑप्शन जाएगा दोस्तों, अधिगम का जो प्रकरण होता है उसमें अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। राइट ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया, अब आइए 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे, ठीक है, बच्चे कक्षा 5 के हैं, बच्चे कहाँ हैं, कक्षा 5 के हैं, और कैसे हैं, न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं, यानी जिन बच्चों को कम दिखाई देता हो। न्यून यानी होता है कम, दृष्टि यानी देखना। तो निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित होगा कि जो निम्न स्तर के कार्य हैं उनको न्यून दृष्टि वाले बच्चों को माफ़ कर दिया जाए, या उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता बर्ताव करना चाहिए और आइडियो सीडी होनी चाहिए, या कक्षा में समान रूप के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से बच्चे बी ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 60% बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे बी ऑप्शन यहाँ पे लगाते हैं कि उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता बर्ताव करना चाहिए, वो आइडियो सीडी। लेकिन यह सी टेट में आया हुआ प्रश्न है,
और C-TET में इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन दिया है कि कक्षा में समान रूप के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ये आप शिक्षक के लिए प्रश्न है। तो शिक्षक के लिए माता पिता या मित्रता वो आपके अभिभावक के लिए कहला जाएगा, दोस्त यार समूह के लिए कहला जाएगा। लेकिन आपके लिए शिक्षक के लिए प्रश्न है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं, तो आप शिक्षक शिक्षिका अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आप क्या करेंगे? तो आप कक्षा में समान रूप के जरिए उन्हें सहायता प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। देखिए, कक्षा में अगर विद्यार्थियों को रुचि बनाना, बहुत से बच्चों में एक कनेक्टिविटी बहुत होती है। अगर आप शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तो बच्चों के साथ कनेक्टिविटी और विद्यार्थियों के साथ रुचि बनाए रखना, लगाव रखना, प्रेम रखना, यह शिक्षक का उचित क्या होगा कि शिक्षक जो है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को चर्चा करना चाहिए बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, या शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को कहानी सुनाना या प्रश्न पूछना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक का जो उचित होगा वह यह है कि शिक्षक का उचित क्या है? प्रश्न पूछना। अगर आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे का जो प्रश्न बनेगा उत्तर उसका जवाब देंगे, नहीं बनेगा तो आपसे पूछेंगे कि सर इसका उत्तर क्या होगा। इससे क्या होता है दोस्तों? विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? जो विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिकाएं, शिक्षार्थी होते हैं, उनको विद्यालय में ही खेलना क्यों उचित होता है? कि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षक के लिए काम का आसान करेगा। देखिए, शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा तो घर में भी खेल सकते हैं ना, अपने घर परिवार के साथ भी खेल सकते हैं, वहाँ भी शारीरिक रूप, क्योंकि वहाँ पे भी वर्क होगा। ठीक है, वहाँ पे भी बॉडी पार्ट आपके यहाँ इधर उधर होंगे, वर्क करेंगे, तो वो तो घर में भी हो सकता है, लेकिन विद्यालय में पूछ रहा है। ठीक है, तो यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, कि यह समय बिताने में सहायक होगा। तो विद्यार्थी कोई भी विद्यालय जाता है तो समय बिताने के लिए नहीं जाता, उसके अभिभावक माता पिता विद्यालय अपने बच्चे को समय बिताने के लिए नहीं भेजते, शिक्षा के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को कमेंट आ रहे हैं और अपना अपना कमेंट कर रहे हैं, अपना अपना स्कोर भी बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका वाकई में जो सपना अध्यापक बनने का वो साकार होता दिख रहा है मेरे को। माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करता हूँ दोस्तों, सुबह शाम की आप लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोग जी जान से मेहनत करते हैं। तो परिवार एक साधन क्या है दोस्तों? परिवार एक साधन है, किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का है, औपचारिक शिक्षा का है, गैर औपचारिक शिक्षा का है, या दूरस्थ शिक्षा करनी चाहिए। तो परिवार एक साधन है। परिवार एक किसका साधन है? तो परिवार एक क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा का साधन होगा। क्यों होगा? देखिए, अनौपचारिक अथवा अप्रत्यक्ष साधन की स्वर शिक्षा की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है, और इन साधनों के अंतर्गत परिवार, चर्च यानी कि धर्म, समुदाय, रेडियो, चलचित्र, समाचार पत्र, खेल के मैदान, युवक समूह आदि आते हैं। ये सभी आपके अनौपचारिक साधन के अंतर्गत यानी अप्रत्यक्ष साधन के अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक साधन के दोष क्या क्या हैं दोस्तों? अनौपचारिक साधन के दोष आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप लोगों को पता है। नहीं पता है तो जरूर पता करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक हैं, तो ये बताइए आप लोग जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ठीक है, या अनुशासन के अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप में बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। हम बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी लेवल के आपके बच्चों की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्य का विकसित करना, ये भी ध्यान देना आपको। ठीक है, ये पॉइंट कि सामाजिक मूल्यों को विकसित करना हो तो आपका जो बर्ताव हो वह कैसा होना चाहिए? आदर्श रूप में बर्ताव होना चाहिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कोई भी शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थी की कठिनाइयों को जो दूर हो, ठीक है, विद्यार्थियों में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको दूर करना, या
एक सुवक्ता होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षक किस लिए हैं? शिक्षक होते हैं शिक्षा देने के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, ठीक है, तो विद्यार्थियों के लिए होते हैं। तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, जो भी विद्यार्थी कठिनाई है अगर आप लोग उनका दूर कर रहे हैं तो वाकई में आप ही रियल हीरो हैं, आप ही रियल टीचर, अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने एक बार सभी मेरे प्यारे मित्र जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, एक बार दिल से लाइक करें, दिल से सपोर्ट करें, जो भी करें, क्योंकि जो मन से किया गया कार्य होता है वो हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री को किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? हम श्यामपट्ट के शिक्षण साधन सामग्री की बात कर रहे हैं, किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन में, दृश्य साधन में, दृश्य शब्द साधन में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे क्या करते थे कि श्यामपट्ट तो बोलता नहीं है, क्या बोलता है श्यामपट्ट? बोलता हो तो चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, अगर श्यामपट्ट बोलता हो तो। श्यामपट्ट केवल बच्चे देखते हैं, शिक्षक आप लोग हैं लिखते हैं श्यामपट्ट पर चौक से, ठीक है, या मार्कर बोर्ड से। तो बच्चे क्या है, लिखते हैं। बच्चे क्या है, देखते हैं और लिखते हैं। यानी उस बच्चों के लिए क्या हो गया, यह बच्चों के लिए दृश्य साधन कहलाएगा, ठीक है। जो आप वक्ता करते हैं, बोलते हैं, भाषण देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, वो श्रव्य साधन में आएगा, ठीक है। और जो चलचित्र होते हैं वो भी आपके दृश्य साधन में आएंगे, ठीक है। जो वीडियोग्राफी होती है आप लोग दिखाते हैं वो दृश्य सब दोनों में आएंगे, क्योंकि वीडियोग्राफी में जिसमें आवाज़ आए और बच्चे देखें भी तो वह दृश्य सब साधन में आएगा। तो श्यामपट्ट आपका दृश्य साधन में आएगा। क्यों आएगा? देखिए, कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट सर्वाधिक प्रयोग में आता है। श्यामपट्ट का उचित, सही एवं विविधपूर्ण उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने में बहुत सहायक होता है। अध्यापक को श्यामपट्ट कार्य में कुशल होना चाहिए ताकि इस साधन का कुशलतापूर्वक उपयोग कर पाठ को सफल बना सकें। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है शिक्षण कुशलता से संबंधित है? हम बात कर रहे हैं भैया, इनमें से शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन है? आपका श्यामपट्ट पर लिखना होगा, प्रश्नों को हल करना होगा, प्रश्न पूछना होगा, या इनमें से सभी होगा। तो शिक्षण कुशलता से संबंधित राइट ऑप्शन आपका साथ जाएगा दोस्तों। श्यामपट्ट पर लिखना भी शिक्षण कुशलता से संबंधित है, प्रश्नों को हल करना भी है, प्रश्न पूछना भी है, और इनमें से सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर क्या दिया गया है? अगला प्रश्न स्क्रीन पर दोस्तों पूछा जा रहा है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करेंगे? कक्षा में जो विद्यार्थी आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे या पूछते हैं तो उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने के लिए सलाह दी जाए, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके लिए क्या है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? टीवी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, मंटेसरी ने। तो सभी लोग जानते हैं जब भी हम किंडरगार्टन पद्धति की बात करते हैं, इसके प्रतिपादक की बात करते हैं, तो आपके फ्रोबेल हो जाएंगे, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और किंडरगार्टन से एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं, ठीक है, कि इनके जनक कौन है? किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो आपके फ्रोबेल हैं। और मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। ये भी आ सकता है कि फ्रोबेल ने पहला किंडरगार्टन कहाँ खोला? तो जर्मनी में खोला था। कब खोला था? 1840 में खोला था। या किंडरगार्टन का पहला, या जो आपके फ्रोबेल द्वारा, यानी मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल द्वारा 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला, ठीक है। और किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादन भी आपके फ्रोबेल ने ही किया था। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए अभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप शिक्षक, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और बच्चे के अभिभावक को आप विद्यालय में बुलाते हैं, ठीक है, विद्यालय में कि आप मिलने आइए। तो क्या करते हैं, अभिभावक नहीं आते हैं तो आपका क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ठीक है, उस बच्चे को ध्यान नहीं देंगे,
या अभिभावक को लिखेंगे कोई पत्र या लेटर लिखेंगे, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं 1 से 5 तक के विद्यालय के बच्चों की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। तो इस लेवल के बच्चों के अभिभावक से आप विद्यालय में मिलने के लिए अगर नहीं आते हैं तो आपको स्वयं उनसे मिलने जाना चाहिए या स्वयं मिलने जाएंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में दे सकें। कोई ऐसा बालक जो अति सक्रिय बालक हो, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये लॉजिकल पॉइंट होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, या आपका ठीक है माइंड टेस्ट करते हैं, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं और सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आ चुका है नीचे। क्या होगा कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो उसे श्यामपट्ट आदि साफ करवाने का काम देंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, और इसका जो आंसर है आपका तीसरा ही माना गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है। जो पृथक पृथक समजाति समूह होते हैं उस प्रकार के व्यक्तियों के प्रति जो है, या उस प्रकार के समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है, उनके अभिभावक के चित्रवृत्ति पर आधारित होती है, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है, दूरदर्शन के प्रभाव पर आधारित होती है, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर, या सहदार मतलब को जो सहायता करने वाले होते उनकी अभिवृत्ति पर। तो जो पृथक पृथक यानी अलग, पृथक मतलब क्या होता है, अलग अलग जो समजाति समूह के व्यक्ति प्रति बच्चों में अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती, किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा होगा? आप लोगों को कमेंट आ चुका है, और कमेंट का जवाब है उनके अभिभावक के चित्रवृत्ति। ठीक है, अगर पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्ति आगे बच्चे में आते हैं और उन बच्चों की अभिवृत्ति जो साधारणतः किस पर आधारित होगी? अभिभावक के चित्त पर। ठीक है, अभिभावक की चित्रवृत्ति पर आधारित होगी कि उसके अभिभावक की सोच क्या है, बच्चों की अभिभावक की सोच क्या है, उस पर आपके अभिभावक के चित्रवृत्ति पर आधारित होगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला, तो आप क्या करेंगे? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी नियुक्त हो गई, आप अध्यापक अध्यापिका बन गए, शिक्षक शिक्षिका बन गए, और आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें अपनी विद्यार्थी या अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे कि हमें इस विद्यार्थी नहीं मानते, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे, या प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपका जानना बहुत जरूरी है कि आपको अपनी कक्षा में अगर 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाता है, एडमिशन ले रहा, ठीक है, लेने आते हैं बच्चे उनके अभिभावक, तो आपको क्या करने पड़ेगा? तो आप क्या बोलेंगे कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की आपको तकनीक सीखें कि आप मंदबुद्धि बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, आपको तकनीक सीखनी पड़ेगी। तो राइट ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को, अध्यापक अध्यापिका को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा कि उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े, या उनके अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, या उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्ध होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, एक शिक्षक, आप शिक्षक हैं और आपको साधन संपन्न, आपके किस पर संपन्न होना चाहिए? तो आप शिक्षक हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई एक ड्राइवर है, उसके लिए क्या है, ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाना, तो उसके में सब कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, डीपर देना, अप ऑन, ठीक है, चाबी तो सभी लोग जानते हैं कहाँ लगती है, गियर कब स्टार्ट करना, कितने गियर में कहाँ डालना है, मार्केट में कितनी स्पीड करना है, ये सारी ज्ञान ड्राइवर को होती, क्योंकि वह गाड़ी चलाता है। तो आप एक शिक्षक होने थे, आपको यह ज्ञान और साधन होना चाहिए कि आप बालक को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, यानी जो विद्यार्थी की समस्या होती है उनको हल करने का पर्याप्त ज्ञान आप में होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न, और 25 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण में प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में प्रभावी होता है, अनुशासन में प्रभावी होता है दोस्तों, या इनमें से सभी में प्रभावी होता है। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कब होता है दोस्तों? तो देखिए, व्यक्तित्व निर्माण में भी संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में भी आपका संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, अनुशासन में भी आपका संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं आपका 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जो बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण होती है उसकी क्या मान्यता है? कि बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, यानी जो बचपन आधारित रूप होता है उसकी प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या मान्यता है? राइट ऑप्शन आ चुका है। राइट ऑप्शन आपका जाएगा दोस्तों कि बचपन जो है उसका सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि माना जाता है। किसका? वृद्धि एवं परिवर्तन का अनूठी अवधि माना जाता है, या किसकी मान्यता है? यह बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक या आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। क्या आधिकारिक परामर्श दिया जाता है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षा में? कैसा आपका पठन परीक्षण? एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो दोस्तों, एक प्रमाणीकृत पठन में कैसा आपका पठन होना चाहिए? प्रमाणीकृत। ठीक है, तो प्रमाणीकृत पठन में परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है। क्या आधिकारिक परामर्श दिया जाता है? कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। समान प्रकार के प्रश्न कैसे होते हैं भैया? आपके मैथ्स में अगर 3 धन 5 बराबर इस बार 8 पूछा गया है तो अगली बार 4 धन 4 बराबर पूछा जा सकता है 8, अगली बार 6 धन 2 बराबर 8 पूछा जा सकता है। यानी कि परीक्षण में आने वाले जो समान प्रकार के प्रश्न होते हैं, यानी हमें जोड़ना है, यानी हमें घटाना है, यानी हमें भाग देना है, गुणा करना है, ये समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराएं कि गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। अब अगला प्रश्न आप लोगों को कह रहा है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, आपके सुनिर्मित पाठों में आपका कठिनाई का अनुभव करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करेगा, नियोजित निर्देशन में कठिनाई का अनुभव करेगा, या अभ्यास पुस्तिका में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो दोस्तों, असंगठित घर से आने वाला जो बच्चा होता है वह सबसे अधिक जो कठिनाई का अनुभव करेगा वह स्वतंत्र अध्ययन में करता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र क्या है? बुद्धिमान है। तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे कि अच्छा है, मेरा बालक, मेरा विद्यार्थी है जो बुद्धिमान है, तो आप उससे संतुष्ट रहेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, अरे बुद्धिमान इसको क्या गृह कार्य देना। ठीक है, या वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो शिक्षक होने के नाते आप वह जैसे प्रगति कर सके उसे उस तरह अनुप्रेरित करेंगे या करना चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों अंतिम प्रश्न है आपका 30वां प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। यदि कुछ विद्यार्थी हैं जो कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका होने के नाते
यदि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं आपकी कक्षा में जो अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, कहते हैं ना, वो बालक होते हैं विद्यालय में लेकिन उसका ध्यान कहीं और हो, उसका ध्यान विद्यालय में नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं पाठन प्रक्रिया में नहीं है, उसका ध्यान अदर कहीं है, यानी कक्षा के अध्ययन में चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे कि नहीं, कहाँ ध्यान है आपका, चलो पढ़ो, या उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे चलो बाहर चलो, गेट आउट, ऐसा बोलेंगे? या उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर दिए जाएंगे? या आप उन्हें चेतावनी दे देंगे कि आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो हम प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, आपकी शिकायत कर देंगे? या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे? तो दोस्तों, शिक्षक होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते, कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन में चित्तवृत्ति में नहीं है तो आपको करना है कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने क्या है विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएं, जिससे बच्चे क्या इच्छुक हो। ठीक है, क्योंकि हम प्राथमिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? हो सकता है बहुत ही अनुभव रहा होगा आपका, बहुत ही अनुभव मिला होगा इससे। जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होंगे उतना ज़्यादा अनुभव मिलेगा और सिलेक्शन का रास्ता उतना ही आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर है। दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी क्लास पर। धन्यवाद सभी का।